जाति का खेल पसंद नहीं करते। श्री अखिलेश यादव जी या श्री राहुल गांधी जी का अब कोई प्रपंच ऐसा नारा काम नहीं आने वाला है। 4 करोड़ मकान 10 साल में सरकार के पैसे से बनवा कर देना छोटा काम नहीं है जी। अब अमेठी में भाजपा जीतती है, आजमगढ़ में भाजपा जीतती है, अब रामपुर में भाजपा जीतती है, कन्नौज फर्रुखाबाद में भाजपा जीतती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन इंडिया और हम हैं इस समय लोकसभा चुनाव के रण में और कह सकते हैं कि जो चुनाव है वो अंतिम दौर में है। और अंतिम दौर में इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में होने जा रहा है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रदेश के मंत्री हैं और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेंद्र कश्यप जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यूज़ ऑन इंडिया पे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, लंबी कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या माहौल देखें? 6 चरण के हो चुके हैं, 7वें चरण का चल रहा है, कैसे देखते चुनाव को? 6 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद ये तय हो गया था कि जिस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने चुनाव की कैंपेन को शुरू किया था, अब की बार 400 के पार, फिर एक बार मोदी सरकार, तो 6 चरणों के मतदान के बाद निश्चित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार के बन रहे हैं। अब 7वें यानी अंतिम चरण का मतदान शेष है और ये मतदान संपन्न होते होते भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली देश की जनता का वो आशीर्वाद, जो देश की जनता ने कहा था कि अब की बार 400 के पार, जनता का मनोभाव इस 7वें चरण के मतदान के बाद पूर्ण हो जाएगा। यानी एनडीए 400 से अधिक सांसद जीतकर फिर तीसरी बार ऐतिहासिक सरकार देश में बनाने में कामयाब होगी। सर, क्योंकि चुनाव जब शुरू हुआ था तो इंडी गठबंधन जो अलायंस हुआ उसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी आए उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी ने पीडीए किया, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, जो बेसिकली आप ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो टेरिटरी में आते हैं, जो समुदाय आते हैं, उनको कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की गई है। देखिए साहब, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत हेल्दी हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद। अब लोग जाति जाति का खेल पसंद नहीं करते। जाति के नाम पर तुष्टीकरण या धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की नीति को लोगों ने नकारा है। श्री अखिलेश यादव जी समाजवाद से पीडीए पर आ गए, ये आखिर किस बात का संकेत है? क्या समाजवादी विचार इतना छोटा हो गया कि उन्हें समाजवादी विचार पर भरोसा नहीं रहा? वो पीडीए के सहारे अपनी पार्टी के अस्तित्व को बनाने की रचना कर रहे हैं। यदि श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी विचार को छोटा मान लिया है, पीडीए को बड़ा मान लिया है, तो इसका संदेश साफ है कि समाजवादियों पर या समाजवादी पार्टी पर अब प्रदेश या देश की जनता का कोई भरोसा नहीं रहा है। और ये घटते हुए भरोसे का ही परिणाम है कि जो समाजवादी 2012 से 2017 के बीच बहुमत की सत्ता के साथ प्रदेश में सरकार का संचालन करती थी, वो देश की सर्वोच्च पंचायत में केवल 5 सदस्य जिता पाई। तो मैं समझता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी या श्री राहुल गांधी जी का अब कोई प्रपंच, अब कोई ऐसा नारा काम नहीं आने वाला है जिसे वो समझते हैं कि गुमराह करके कोई परिणाम वो ले लेंगे। तो अब प्रदेश या देश की राजनीति में ऐसा कदाचित संभव नहीं है। सर, क्योंकि देखा गया था कि आप लोग चुनाव के पहले से जिस तरीके से कोविड काल में अनाज, मुफ्त अनाज की योजना लाई गई थी, किसानों के खातों में पैसा जाता था, उसका पहले आलोचना करते थे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी। पर अब जब चुनाव आया है तो खड़गे साहब कहते हैं कि हम 5 की जगह 10 किलो राशन देंगे, और राहुल गांधी कहते हैं कि 8500 रुपये 1 जुलाई से खटाखट उनके अकाउंट्स में जाएगा गरीबों के। पहले आरोप लगाता था कि गरीबों को आप लोग कमज़ोर कर रहे हैं। जैसे जैसे इंडी गठबंधन को इस बात का एहसास हुआ कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए फिर से तीसरी बार सरकार बनाने के लिए
मजबूत हो गई है, सफल हो गई है, वैसे वैसे इंडी गठबंधन ने हमारी बहुत सारी योजनाओं की नकल करते हुए उसमें धनराशि को बढ़ाने की घोषणा की या उसकी मात्रा को बढ़ाने की घोषणा की। यानी 5 साल इंडी गठबंधन के लोगों ने हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क मिलने वाली राशन की योजना का विरोध किया। और अब जब वो देश के इस लोकसभा के चुनाव में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो वो कह रहे कि हम 10 किलो गेहूं देंगे। भाई आप 5 किलो का विरोध करते हैं और 10 किलो देने का वायदा करते हैं, तो ये बताना पड़ेगा इंडी गठबंधन को कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो योजना जन कल्याण के लिए सही साबित हुई कि नहीं हुई। अगर सही साबित नहीं हुई तो फिर उस योजना को आप बढ़ाना क्यों चाहते हैं? अब 10 किलो देने की बात आप क्यों करें? मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री जी का चाहे हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने की योजना हो, 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोलने का काम हो, या 55 करोड़ देशवासियों को आयुष्मान योजना के आधार पर स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम हो, या 13 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से मजबूत करने का काम हो, और चाहे 12 करोड़ शौचालय और 10 करोड़ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के कनेक्शन देने की योजना हो, हर योजना प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षित लोगों के घरों तक पहुंचाई है। 4 करोड़ मकान 10 साल में सरकार के पैसे से बनवा कर देना छोटा काम नहीं है जी। और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि आने वाले 5 सालों में हम हिंदुस्तान के और भी 3 करोड़ गरीब भारतीयों को पक्के मकान बनवा कर देंगे। प्रधानमंत्री जी तो ये भी चाहते हैं कि यूसीसी हमारे देश में लागू होना चाहिए। एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान को आगे बढ़ाते हुए यूसीसी की बात प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र में घोषित की है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात भारतीय जनता पार्टी के लोक संकल्प पत्र में हुई है। 70 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कंपलसरी उनकी स्वास्थ्य सेवा के लिए आयुष्मान कार्ड देने की घोषणा हमारी लोक संकल्प पत्र में हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा और दीदियों को, बहनों को सशक्त समर्थ बनाने के लिए भी हमारे लोक संकल्प पत्र में स्थान दिया गया है। तो प्रधानमंत्री जी की घोषणाएं और किए गए कार्य देश की जनता के मनस्पटल पर स्थापित हैं, इसलिए देश तीसरी बार प्रधानमंत्री को चुन रहा है। यूसीसी और वन नेशन की बात करते हैं, पर विपक्ष हर आप उसमें देखेंगे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, सब कहते हैं आप लोग आएंगे संविधान बदल देंगे। ये क्या है सर? 1984 में इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार में सिखों पे दंगे हुए, हजारों सिख मारे गए, लाखों करोड़ लोगों की संपत्ति जलकर स्वाह हो गई। तो संविधान को मिटाने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हिंदुस्तान में इमरजेंसी इंपोज करना भारत के लोकतंत्र की पहली सबसे बड़ी घटना है। संविधान को बंधक बनाने की, संविधान को खत्म करने की, जिस कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लागू करके भारत के संविधान के अस्तित्व को संकट में डाला, आज वो ये आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे को उठाने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टियां हैं कि ये लोकतंत्र की बात अवश्य करते हैं, संविधान को बचाने की बात भी करते हैं, लेकिन क्या इनकी पार्टियों में लोकतंत्र कभी आ पाया? कांग्रेस पार्टी जब से बनी है 1885 से आज तक एक परिवार के हाथों की चलने वाली पार्टी है।
परिवारवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी डे वन से एक परिवार उस पार्टी पर राज करता है। जो राजतंत्र के भाव को लोकतंत्र में अपनी पार्टी के माध्यम से परोसने का काम कर रहे हैं, वो संविधान बदलने का आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। उन्हें तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। और देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र को या संविधान को या आरक्षण को कभी कोई खतरा हो ही नहीं सकता। जान लगा देंगे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, देश के गरीबों को समर्थ करने के लिए। संविधान को खतरा नहीं है, पर मैं अभी घोसी में था और एक जगह है अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र था, वहाँ पे संजय सिंह आए हुए थे आम आदमी पार्टी के और शिवपाल यादव थे। तो उन्होंने बार बार जिक्र ये किया कि मुसलमानों या अल्पसंख्यक भाइयों आप लोग डरिए नहीं, अब 4 जून को जाए। तो ये डर किस चीज़ का है, क्यों डर है, ये क्यों बताया जाता है कि आप लोग से डर है, प्रधानमंत्री मोदी से अल्पसंख्यकों को डर का, एक खौफ का क्यों दिखाया जाता है? इसके पीछे क्या रीज़न, क्या अभी भी वोट बैंक की राजनीति के तहत चल रहा है? और डर किस चीज़ का है सर? क्योंकि संविधान हटा देंगे, मुसलमानों का ये कर देंगे, आपका पैसा मुसलमानों, ये सब ये क्यों आता है सर? हमेशा से मुद्दे से अलग होकर ये डर और खौफ की राजनीति कब तक? कांग्रेस पार्टी का इतिहास, समाजवादी पार्टी का इतिहास और भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो परिवार की परिधि में ही संचालित होती हैं। इन पार्टियों का इतिहास ही ये रहा है कि ये किसी अमुक अमुक समाज को डराकर उनमें दहशत का भाव पैदा करके तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए राजनीति करने का काम इन पार्टियों ने किया है। वही काम अभी भी हमारे उत्तर प्रदेश में कई बार कांग्रेस पार्टी के लोग भी करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी करते हैं कि मुसलमानों को खतरा है, डर है। अरे भाई, प्रधानमंत्री उनका कहना है 4 तारीख से आपका डर खत्म हो जाएगा, मतलब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुसलमानों को हिंदुस्तान में डर था कब? कभी डर नहीं था। ये तो डराने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है, समाजवादी पार्टी ने की है। हमारी सरकार में सबका साथ सबके विकास के सिद्धांत के आधार पर सरकार चली है। जितनी भी मोदी योगी की सरकार की योजनाएं हैं, मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या बौद्धिस्ट, पारसी हो या क्रिश्चियन या ईसाई, हमारी मोदी योगी की सरकार में किसी धर्म, किसी जात के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सबको समान रूप से सरकार की योजनाओं का लाभ दिया है। अगर मुसलमानों को डराने की बात भारतीय जनता पार्टी करती तो क्या कभी 3 तलाक का कानून इस देश में बन पाता? करोड़ों मुस्लिम बहनें जो 3 तलाक के बड़े मतलब परेशानियों से गुजरती थी, प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम बहनों के दर्द को समझ के हिंदुस्तान में 3 तलाक का कानून लाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश आप जीते भी, और उसके उत्तर प्रदेश में हमें 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में प्रचंड बहुमत हमें उत्तर प्रदेश में मिला। सब लोगों ने हमको वोट दिया। और मैं कह रहा हूं कि 2024 का ये पार्लियामेंट का चुनाव देश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखने वाला है। कांग्रेस, सपा, बसपा, सीपीआई, सीपीएम, लालू जी, ममता जी, इन सबको पता चल जाएगा कि देश में अब तुष्टीकरण की नीति को कोई स्वीकार नहीं करेगा। डराने और धमकाने की राजनीति की कल्चर अब देश में नहीं चलेगी। एक आखिरी सवाल लूंगा क्योंकि सर कैंपेनिंग का समय है, आप लोग कैंपेनिंग में हैं। आप 400 पार 80 का आधार उत्तर प्रदेश में से फाइनल काउंट कितना दे रहे हैं नरेंद्र कश्यप जी? क्योंकि 7वां चरण है, अंतिम चरण है। कल जो आपकी प्रचार है 5 शाम बजे थम जाएगा। तो एक फाइनल कमेंट सर, 400 पार 80 का आधार, आप मंत्री भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उसके ओबीसी के, आपकी तरफ से फाइनल कमेंट कितना आ रहा है? मुझे उत्तर प्रदेश की लगभग 45 लोकसभा की सीटों पर एज ए स्टार प्रचारक जाने का मौका मिला है। और जिन 45 सीटों पे मैं खुद गया हूं तो वहां का प्रैक्टिकल जानकारी मुझे है। उन 45 सीटों में एक भी सीट ऐसी नहीं लगी जहां पे भारतीय जनता पार्टी की विजय ना हो रही हो। और जिन सीटों पर मैं नहीं गया हूं, संभव नहीं है,
सारी पार्टी का, मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता ने जिस मनोभाव से उत्तर प्रदेश में काम किया और प्रदेश की जनता ने हाथों हाथ हमारी सरकार के लोगों को, संगठन के लोगों को लिया, उससे एक संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों पर भाजपा को विजय मिले, इसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। इसका एक प्रमाण मैं आपको इसलिए देना चाहता हूं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 73 सीट जीतकर एक नया इतिहास लिखा था। कोई सोचता भी नहीं था कि कभी कोई राष्ट्रीय पार्टी या उत्तर प्रदेश में, इतने बड़े प्रदेश में, कोई जीतेगी 73 सीटें। और जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना आधिपत्य समझती थी, परंपरागत सीटें समझती थी, मैं नाम लेना चाहता हूं आजमगढ़ का, रामपुर का, उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करके ये संदेश साफ कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश में सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अमेठी में क्या हुआ जी? श्री राहुल गांधी जी खुद चुनाव हार गए। अब अमेठी में भाजपा जीतती है, आजमगढ़ में भाजपा जीतती है, अब रामपुर में भाजपा जीतती है, कन्नौज फर्रुखाबाद में भाजपा जीतती है। तो प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने वो सब सीट जीत ली जिसे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, फिर ऐसी कौन सी सीट बची है जिसको भाजपा नहीं जीत सकती। इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर विजय पताका भारतीय जनता पार्टी की फहराने के लिए प्रदेश की जनता ने पूरा समर्थन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, ये थे नयन कश्यप जी, 45 सीटों पे खुद गए हैं और बता रहे हैं कि 80 का आंकड़ा हम आराम से छुएंगे, तभी 400 का आंकड़ा पार होगा। तुष्टीकरण की जो राजनीति वो खत्म होगी, डर जरूर खत्म होगा, पर डराने वालों का, जो डराते हैं, जो राजनीति के तौर पर डराते हैं, उनका ये डर खत्म होगा और 400 पार 80 का आधार। अब देखना होगा कि कितना निकलता है। 4 जून को रिजल्ट आएंगे और देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 14 में कमल खिला था, एक बार 24 में भी क्या कमल पूरी तरीके से खिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, वाराणसी।